Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we have discussed about the expression of force experienced by a current carrying conductor. And now we shall study about the expression of the force between two parallel current carrying wires. This topic is also based on the previous topic. In this topic, let us consider two long wires. Long means infinitely long. Okay, these are a wire AB carrying current I1, and this is a wire CD carrying current I2. Okay, these are the two wires AB and CD carrying current I1 and I2 respectively, separated by a distance R. It's okay. These are the informations given in this topic. It means let us consider two wires AB and CD carrying current I1 and I2 respectively, and separated by a distance R apart. These are the informations given. यानी दो वायर है जिसमें I1 I2 करंट फ्लो है और R डिस्टेंस से सेपरेटेड है. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है समझनी है. जैसे आपको पता है इस पहले वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है, ओके, पहले वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पहला जो करंट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. इट्स ओके. एंड दिस सेकेंड वायर लाइज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर. यानी दूसरा जो वायर होगा वो पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में लाई करेगा. तो सपोज कर लेते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो है B1. इसको हम नाम दे रहे हैं B1. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B1 एट दिस पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट वायर. पहले वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका दूसरा वायर है. और आपने जस्ट अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जब कोई वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. तो हमें इस वायर पे फोर्स कैलकुलेट करना है सेकेंड वायर पे पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ओके, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा B1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड at any point on magnetic field at any point on the wire CD due to wire AB is given by. मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 से नाम देंगे क्योंकि पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर CD पर ड्यू टू वायर AB की वजह से. तो AB की वजह से इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी सपोज कर लीजिए दूसरा वायर है ही नहीं, एक पॉइंट है, तो किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है आप बायो सेवर्ट लॉ में भी पढ़े हैं और एम्पियर्स सर्किटल लॉ का भी पहला एप्लीकेशन है
इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। पहले वायर के में करंट की वजह से है तो पहले वायर में करंट I1 है और डिस्टेंस तो आर ही है। यहाँ पर आपका डिस्टेंस दोनों इस पॉइंट से अगर इस वायर से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको आर ही मिलेगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, साथ के साथ इसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आइए, यहाँ हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं तो कर्ल फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। थंब हमारा ऊपर की तरफ है, ये कर्ल फिंगर है। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को जरा ड्रॉ करता हूँ डॉट डॉट लाइन से। यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये टेंजेंशियली डाउनवर्ड होगा, ये B1 का डायरेक्शन होगा, यानी कि इस वायर के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की तरफ आएगा, इधर अंदर जाएगा, फिर बाहर अंदर ऐसे रोटेट होगा, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इनवर्ड होगा। ओके, अब हमें पता लग चुका है कि ये जो वायर दूसरा वायर CD है वो किस मैग्नेटिक फील्ड में है। तो किस मैग्नेटिक फील्ड में है? B1 मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है। तो अब हम फोर्स पता कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा वायर अब पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स experienced by CD due to force experienced by wire CD due to magnetic field of wire AB। AB के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो CD पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखेंगे, F2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस वायर के सारे नोटेशंस I2 से लिखे हुए हैं, करंट I2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फोर्स जो उस पर दूसरे वाले पे लगेगा वो F2 होगा। F2 इज इक्वल्स टू होता है किसी करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स होता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ये फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा F2 इज इक्वल्स टू, पहली बात जिस वायर पे हम फोर्स पता कर रहे हैं CD में, उसमें कितना करंट है, I2 है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो B1 है। B1 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 का वैल्यू हो गया, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे वायर का, और लेंथ L हो जाएगा, सपोज कर लिया जाए साइन थीटा। हाँ, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लें। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है और करंट अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन का थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लेते हैं। ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है और करंट अपवर्ड है, तो एंगल होगा 90 डिग्री हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम पता करना चाहें फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, वो होता है आपका F/L होता है। तो F/L का वैल्यू निकाला जाएगा तो इसमें L से डिवाइड कर देंगे, F2/L हो जाएगा। F2 का वैल्यू है, यहाँ से लिखते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई R, म्यू नॉट अपान 2 पाई R हमने एज यूजुअल लिख दिया। I1 भी है, I2 भी है, L
और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर नीचे भी एल आएगा, ये वाला एल, एफ बाई एल करेंगे तो ठीक है। I1 I2 हमने लिख लिया म्यू अपन 2 पाई आर, ये एल है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ जो मिलेगा F2 अपान एल, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू नोट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए फिर वही काम हम करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है जो डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ऊपर की तरफ है। ध्यान रखिए करंट ऊपर की तरफ है, तो मिडिल फिंगर को ऊपर करेंगे तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स F2 का डायरेक्शन होगा वो आपका कुछ इधर की तरफ होगा, F2। ओके, ये हमारा हो गया F2 का डायरेक्शन आइडेंटिफाई हमने कर लिया। इसका डायरेक्शन जो है अलोंग वायर AB वायर के अलोंग होगा ये डायरेक्शन। इसका हमने फिगर में भी रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ लिख भी दिया। सिमिलरली इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, और दूसरा यानी पहला वाला वायर जो है दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो पहले वायर पर भी फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट पर, थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, AC, और इसको R यहाँ पे लिख लेते हैं, सेपरेशन दोनों के बीच का। इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं ड्यू टू सेकेंड वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD ऑन वायर AB, CD की वजह से AB पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे पता करना है आपको। तो डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए तो वही R ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई करंट है दूसरे वायर में I2 अपान डिस्टेंस R है। दूसरे वायर की वजह से पहले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, जिसका नाम हमने रखा B2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, और इसका डायरेक्शन अगर आइडेंटिफाई करें तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं। ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो ये हमारे फिंगर बाहर की तरफ आ रहे हैं इस साइड में, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें तो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ये B2 का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर अपवर्ड है B2, ठीक है। अब पहला वायर AB जो है B2 मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ऑन वायर AB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ CD के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो होगा वो हम पता कर लेते हैं। तो F इजिकल्स टू होता है IBL साइन थीटा। इसको फोर्स होगा वो F1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। करंट जो है इसमें I1 फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है B2 है, B2 मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर पहले वायर पे। लेंथ आप L ही ले लो, साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 रख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका अपवर्ड है और करंट ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री होगा। वैल्यू पुट करते हैं, I1 आपका करंट है, B2 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वो म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई R। साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यहाँ L है, ठीक है। ये F1 हो गया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो F1 अपान L हो जाएगा, L को इधर से ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
एल को इधर से ट्रांसफ़र करके इधर भेज दिए तो F1/L हो गया। ये हो गया आपका I1 I2 को एक पास लिखते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपान 2πr। ध्यान से इस इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। इक्वेशन नंबर 4 देखिए, F1/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपान 2πr। म्यू नॉट I1 I2 अपान 2πr। इसका मतलब कि पहले वायर पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि दूसरे वायर पे लग रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4। एक काम करें, पहले F1 का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, करंट जो है अपवर्ड है। देखिए करंट आपका अपवर्ड है, तो थंब मेरा उधर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो फोर्स यहाँ पर लगना है उसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। ये F1 का डायरेक्शन है। ध्यान से देखें, F2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, F1 का डायरेक्शन CD की तरफ है। वो इधर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं अलोंग वायर CD की तरफ है। ओके, ये F1 का डायरेक्शन है। तो इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ से हमें क्या मिला कि दो फोर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम लिखते हैं F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, अब जो है आपको यहाँ से दो चीज़ें कंफर्म हो गई कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उन पर यूनिट लेंथ पर एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 I2 अपान 2πr। ओके, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ and force experienced by both wires are equal and opposite whenever current flown through the same direction। लेकिन वहीं अगर आप क्या करो कि इसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दीजिए और इसमें अपवर्ड कर दीजिए तो तुरंत फोर्स का नेचर बदल जाएगा। यानी कि जहाँ पर ये फोर्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव बन जाएगा। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। Whenever the current in both wires are in the same direction, the forces be attractive, and when the current is in opposite directions, then the force is repulsive। It's okay? ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है और लिख भी लेना है कॉपी में कि when the direction of current is opposite, then the force is repulsive। Okay? अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है, डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एंड आल्सो डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हमेशा इसके साथ पूछा जाता है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये जरूर इसके साथ ही पूछा जाता है जब भी एग्ज़ाम में आता है। तो इस एक्सप्रेशन के साथ साथ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर पूछा जाता है। तो देखिए 1 एम्पियर का जब हम डिफाइन करते हैं तो दोनों वायर जो हैं, जो दोनों पैरेलल वायर है उनमें हम करंट सपोज कर लेते हैं 1 एम्पियर है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर। यानी दोनों में 1 एम्पियर करंट हो और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो वो 1 मीटर हो। तो जो हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F/L, उसको हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दिया है। वो आपका जो वैल्यू है वो म्यू नॉट I1 I2 अपान 2πr होता है, या ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4π। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4π और ऊपर 2 I1 I2 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करें तो म्यू नॉट अपान 4π का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻⁷। ओके, इंटू ये 2 है,
करंट 1 एम्पियर है, दूसरे में भी करंट 1 एम्पियर है और डिस्टेंस भी 1 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर आएगा ये, क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ध्यान दीजिए, ये आपका जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आ गया। इसी बिहाफ पर 1 एम्पियर को डिफाइन किया जाता है। 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ करंट which on flowing in each of the two parallel infinitely long wires placed at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter. It means 1 ampere is that value of current flowing through the two parallel infinitely long wires placed at a separation of 1 meter in which they produces a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter force. It's okay? यानी कि दो वायर जिसमें 1 एम्पियर के करंट फ्लो हो रहे हों, जो कि 1 मीटर दूरी पे रखे गए हों, तो यदि वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब उनमें जो करंट है वो 1 एम्पियर कहा जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ। ये जो पार्ट है वो इसी टॉपिक का पार्ट है। तो इस तरह से ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब जो है इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट होगा वो आपको दिया जाएगा, और आप भी जो है इसको 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके और प्रिपरेशन करें। जो समझ में ना आए उसको जो है आप गूगल क्लासरूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट रेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।